अनुराग, रवि बरेली, चलिए स्पीड में आइए फटाफट। तो उस दिन हम लोगों ने फास्फोरस को डिस्कस किया था और फास्फोरस के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि फास्फोरस क्या होता है। तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फास्फोरस होता है उसको हमने बताया था कि जैसे हमारा फास्फोरस होता है और इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने आप लोगों को प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताई थी, 15 होती है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और जो मैंने बताया था कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के कितने अपरूप बताए थे, फास्फोरस के मैंने अपरूप आप लोगों को 5 बताए थे। 5 अपरूप मैंने फास्फोरस के आप लोगों को डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग उसी में जो मैंने आपको उस दिन सफ़ेद फास्फोरस या उसी को हमने बताया था कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको क्या होता है कि कुछ दिन तक निष्क्रिय वातावरण में अगर रख दिया जाता है तो कैसा इसका कलर हो जाता है, नींबू के जो छिलका होता है उसके जैसे कलर हो जाता है। तो इसीलिए इसको पीला फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आज आइए अब देखिए, आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट जो है हमारा सिंदूरी फास्फोरस है। सिंदूरी फास्फोरस क्या होता है, ये भी हमारा एक फास्फोरस का ही अपरूप है। और सिंदूरी फास्फोरस को हमने बताया, जो सिंदूरी फास्फोरस होता है ये लिखा हुआ है कि जो सिंदूरी फास्फोरस होता है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड में लाल फास्फोरस के विलयन को यदि प्रकाश में रखें या उबालें तो विलायक लाल फास्फोरस का मिश्रण एक सिंदूरी चूर्ण के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड में क्या करना है कि हमें लाल फास्फोरस के विलयन को मिलाना है। इसके बाद क्या करना है कि इसको प्रकाश में रखें या फिर हम इसको बॉयल करें। जब बॉयल करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा लाल फास्फोरस का जो मिश्रण होता है यही सिंदूरी रंग में प्राप्त हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंदूरी फास्फोरस कहते हैं। तो सिंदूरी फास्फोरस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट बनता है वो बनता है इसका आपेक्षिक घनत्व। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिंदूरी जो फास्फोरस होता है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो सिंदूरी फास्फोरस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.876 होता है। कितना होता है, 1.876 होता है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिंदूरी फास्फोरस का आपेक्षिक घनत्व होता है तो कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1.876 होता है। कितना होता है, 1.876 होता है। तो ये किसका होता है, सिंदूरी फास्फोरस का होता है। और सिंदूरी फास्फोरस जो होता है हमारा फास्फोरस का क्या है, अपरूप है। फास्फोरस का क्या है, अपरूप है। तो अभी इसके पहले 2 फास्फोरस के अपरूप में तीसरा अपरूप आज ने आपने देखा यहाँ पर सिंदूरी फास्फोरस। ओके, तो सिंदूरी फास्फोरस जो होता है कैसे प्राप्त किया जाता है, ये जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड होता है और लाल फास्फोरस के मिश्रण को क्या कर दिया जाता है, इनका दोनों का मिश्रण या विलयन बनाया जाएगा और इसको क्या करेंगे, या तो प्रकाश में रखें या इसको बॉयल करेंगे। जब इसको प्रकाश में रख दें या बॉयल करें तो क्या होता है कि जो लाल फास्फोरस का एक मिश्रण प्राप्त होता है और वो मिश्रण जो होता है एक उसका जो कलर जो पृथक हो जाता है, उससे जो कलर एक सिंदूरी रंग का कलर प्राप्त होता है, वही हमारा क्या होता है, सिंदूरी फास्फोरस होता है। ओके, चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये जो सिंदूरी फास्फोरस होता है ये लाल फास्फोरस से मिलता जुलता है। आप लोगों को पहले ही बताया गया कि जो सिंदूरी फास्फोरस होता है ये लाल फास्फोरस से ही बनाया जाता है। तो सिंदूरी फास्फोरस जो होता है वो लाल फास्फोरस से कैसा होता है, मिलता जुलता होता है। अब देखिए, परंतु रासायनिक रूप से ये अधिक सक्रिय होता है। ये जो हमारा सिंदूरी फास्फोरस होता है ये क्या होता है कि लाल फास्फोरस से अधिक सक्रिय होता है।
लाल फास्फोरस से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। लेकिन यहाँ पर ये लाल फास्फोरस से मिलता जुलता होता है, बट रासायनिक रूप से जो होता है ये लाल फास्फोरस से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बैंगनी फास्फोरस। बैंगनी फास्फोरस जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा क्या है, फास्फोरस का ही एक अपरूप है। और यहाँ पर देखिएगा जो बैंगनी फास्फोरस होता है ये पिघले शीशे से फास्फोरस के क्रिस्टल द्वारा बनाया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाने का क्या क्या प्रोसीजर है। तो क्या होता है कि जो पिघला हुआ शीशा जो होता है, उस पिघले हुए शीशे से फास्फोरस के क्रिस्टल को क्या किया जाता है, द्वारा बनाया जाता है। यह फास्फोरस का एक सघन रूप है। सघन का मतलब होता है कि इसमें जो फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोज पैक होते हैं। सघन का मतलब होता है कि बहुत ही क्या होते हैं, क्लोज पैक होते हैं। तो यह फास्फोरस का एक सघन रूप है। और अब देखिए इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, तो इसका आपेक्षिक घनत्व जो हमारा होता है, ये जो बैंगनी फास्फोरस होता है, इस बैंगनी फास्फोरस का आपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.34 से 2.39 के बीच में होता है। या तो इसका आपेक्षिक घनत्व 2.34 मिलेगा या फिर आपको 2.39 मिलेगा। इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसके नियरेस्ट में होगा। अगर मान लीजिएगा इनकेस आप 2.34 आपको नहीं दिया है और वहाँ पर आपको दे दिया जाए 2.35 और 2.35 से सब बिलो होंगे, तो फिर आपका ऑप्शन 2.35 जाएगा। अगर 2.37 दे दिया जाए तो आपका 3.37 होगा। मतलब आपको ये देखना कि जो हमारी रेंज है वो 2.34 से 2.39 के बीच में होगी। और इन्हीं में के या तो ये आपको ऑप्शन में होगा या अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इसके अतिरिक्त इसका मिलता जुलता ऑप्शन होगा। मान लीजिएगा यहाँ पर 2.38 दे दिया जाए और इसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए जाएगा 2.12, 2.14, 2.16 और एक आपको दे दिया जाए 2.38, तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा? 2.38 सही होगा, क्योंकि 2.39, क्योंकि इसका मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम आपको मालूम है कि मिनिमम इसका 2.34 होता है और उससे अधिक कितना हो सकता है 2.39 के बीच में। तो इसका आपेक्षिक घनत्व फिक्स है। ओके प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। जो हमारा बैंगनी फास्फोरस होता है ये क्या होता है, वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। जबकि हमारे जो दूसरे फास्फोरस थे, सफ़ेद फास्फोरस था, लाल फास्फोरस था, ये क्या हो जाते थे, ऑक्सीकृत हो जाते थे। तो यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बताया गया कि ये वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है और विद्युत का ये क्या है, कुचालक है। मतलब क्या, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो हमारा बैंगनी फास्फोरस होता है, विद्युत का कुचालक का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक को अगर आप पास करेंगे, इलेक्ट्रिक का करंट इसमें फ्लो करेंगे तो फ्लो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक का करंट अगर इसमें आप पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ओके बच्चों, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी कि जो हमारा बैंगनी फास्फोरस होता है जो वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। पहली बात तो आपको ये बात याद रखना है कि जो हमारा बैंगनी फास्फोरस होता है ये वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। दूसरी बात आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो बैंगनी फास्फोरस हमारा होता है ये क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए, अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाएगा तो इसमें फ्लो ही नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो जाएगी वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी,
पास हो जाएगी वो हमारे क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो कोई भी पदार्थ दो ही कंडीशन में पाया जाता है, या तो एक विद्युत का सुचालक होता है या एक विद्युत का कुचालक होता है। जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो जाए वो विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। जैसे हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों का शरीर है, तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। जरा सा ऐसे आप करंट के तार को पकड़िएगा, आपके बॉडी में पूरे में करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, विद्युत की सुचालक। बट आप लोग पकड़िएगा नहीं ना, पता चले कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिएगा वहीं पर हम सूखी लकड़ी ले लें, तो सूखी लकड़ी अगर कोई भी ले लें, बांस की लकड़ी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम उसको टच करेंगे तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो विद्युत की कुचालक होती है। और अगर उसमें करंट, गीली लकड़ी ले लें तो उसमें करंट का फ्लो कर जाएगा, तो विद्युत की क्या हो जाएगी, सुचालक हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा बैगनी फास्फोरस होता है वो क्या होता है, वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। और सेकंड बात ये होती है कि ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसका लास्ट हमारा अप्रूफ है। लास्ट अप्रूफ हमारा क्या है, काला फास्फोरस। आप देखिए जो हमारा काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस को हमें देखना पड़ेगा कि काला फास्फोरस जो होता है यह सफेद फास्फोरस को कैसे बनाया जाता है। काला फास्फोरस कैसे बनाया जाता है, यह सफेद फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। जो हमारा सफेद फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस में कितना टेम्परेचर दे दिया जाए, 200 डिग्री सेल्सियस दिया जाए। और बताया गया कि कितना 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का इसमें दाब डाला जाए। तो अगर इसमें इतना दाब डाला जाएगा तो जो हमारा सफेद फास्फोरस होगा वो किस में बदल जाएगा, काले फास्फोरस में बदल जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न बनने में यही कहलाएगा, प्रश्न आपसे ये बनेगा कि जब हम सफेद फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है, वहां पर आपका लिखा होगा बैगनी फास्फोरस प्राप्त होता है, काला फास्फोरस प्राप्त होता है, आपका एक लिखा होगा लाल फास्फोरस प्राप्त होता है, दूसरा आपका लिखा होगा सिंदूरी फास्फोरस प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पाएंगे कि कौन सा फास्फोरस प्राप्त होगा। तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि वहां पर हमारा कौन सा फास्फोरस, काला फास्फोरस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सफेद फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर अगर गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये आपका प्रश्न बनने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपसे सिंप्लाइड ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखा होगा और उसमें कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट में सीधे यही लिखा होगा कि जब हम सफेद फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर इसको गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। तो वहाँ पर आपका बैंगनी फास्फोरस भी होगा, काला फास्फोरस भी होगा, सिंदूरी फास्फोरस भी होगा, और आपका क्या होगा, ब्लैक फास्फोरस भी होगा। तो आपका क्या प्राप्त होगा, ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा काला फास्फोरस होता है यह विद्युत का क्या है, सुचालक है। अभी हमने इसके पहले आपको कौन सा फास्फोरस बताया था, इसके पहले आप लोगों को कौन सा फास्फोरस बताया था, बैंगनी फास्फोरस बताया था। और बैंगनी फास्फोरस में मैंने क्या बताया था कि जो बैंगनी फास्फोरस होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बट जो हमारा काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस जो होता है उसमें अगर हम करंट को पास करेंगे, करंट को अगर उसमें विद्युत को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो जब अगर हम उसमें विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो विद्युत उसमें क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। और जब विद्युत उसमें प्रवाहित हो जाएगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत का सुचालक कहलाएगा।
इसलिए जो काला फास्फोरस होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। दूसरी बात आप लोगों से ये पूछी जा सकती है कि जो काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस कितने ताप पर प्रज्वलित होता है? सबसे कम प्रज्वलित ताप आपका किसका था? सफेद फास्फोरस का था। सबसे कम प्रज्वलित ताप आपका किसका था? सफेद फास्फोरस का था। सफेद फास्फोरस जो था वही आपका 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रज्वलित होने लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमने और आपको अप्रूव बताया, उनका सबका टेम्परेचर ताप क्या होता गया, बढ़ता गया। और प्रज्वलित होना का मतलब ही होता है कि चमक उत्पन्न होना, और जो चमक उत्पन्न होती, ग्लो होती, इस प्रोसेस को कहते हैं स्फुरदीप्त। इसको क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्त कहते हैं। तो ये क्या, अगर जो काला फास्फोरस होता है इसका जो प्रज्वलन ताप होता है, जो प्रज्वलित ताप होता है वो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। 4000 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो होगा वो हमारा काला फास्फोरस जो होगा प्रज्वलित होगा। मतलब इतना टेम्परेचर जब देंगे तब ये क्या होगा, प्रज्वलित होगा। प्रज्वलित होगा तो इसमें स्फुरदीप्त होगी, स्फुरदीप्त होगी तो उसमें चमक उत्पन्न होगी। लेकिन सबसे लोवेस्ट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की वाष्प को हम कहाँ पर एकत्रित करते हैं? फास्फोरस की वाष्प को कहाँ पर एकत्रित किया जाता है? फास्फोरस की वाष्प को हम एल्कोहल में एकत्रित करेंगे, कि मिट्टी के तेल में एकत्रित करेंगे, कि एसीटोन में एकत्रित करेंगे, कि पानी में एकत्रित करेंगे। मतलब जो फास्फोरस की वाष्प होती है, फास्फोरस की वाष्प को हम लोग वाटर में एकत्रित करते हैं, वाटर में एकत्रित करते हैं। और जो फास्फोरस जो हमारा होता है, सफेद फास्फोरस जो होता है, उसको मैंने बताया कैसा होता, मोम जैसा होता, मोम जैसा मुलायम होता है, वैक्स जैसा मुलायम होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था उसको आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अगर अब देखिए, जैसे कि सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु को हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। अच्छा, मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आप सभी को मालूम है कि जो हमारी सोडियम धातु होती है वो कैसी धातु है? सक्रिय धातु है। सोडियम धातु हमारी सक्रिय धातु है। अगर हम उसको ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में रखेंगे, मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे, केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से एक्सपोज कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। और वो जो सोडियम होगी, सोडियम धातु सोडियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को हम ऐसे नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जो इसकी वाष्पों को हम इस तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें प्रज्वलन, तो इनकी वाष्पों को हम जल में क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। और क्योंकि ये स्वतः ही क्या होने लगता है? प्रज्वलित होने लगता है। स्वतः ही क्या होने लगता है? प्रज्वलित होने, क्योंकि जो हमारा सफेद फास्फोरस होता है उसका प्रज्वलन ताप ही 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल जो कभी कभी टेम्परेचर 35 के आसपास होता है। और डिजर्ट एरिया में तो 35 नॉर्मल है। डिजर्ट एरिया का मतलब जहाँ पर रेगिस्तान और वैसे पथरीले इलाका हो, खुला एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है। तो जब वहाँ पर रखेंगे तो प्रज्वलन होने लगेगा, वो जलने लगेगा, अपना स्वतः जलेगा। और जलेगा तो वहाँ पर उसमें क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ये जो हमारा लाल जो काला फास्फोरस होता है, इसका जो प्रज्वलन ताप होता है वो कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो काला फास्फोरस होता है, काले फास्फोरस का प्रज्वलन ताप कितना होता है? प्रज्वलित ताप कितना होता है? मतलब यहाँ पर लिखा कि प्रज्वलित नहीं हो, मतलब होता है ये 4000 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रज्वलित नहीं होता, तो समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा ही टेम्परेचर पर क्या होता होगा? प्रज्वलित होता होगा, है ना? ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस के उपयोग।
देखिए अब यहाँ से क्या होगा, जो भी पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को डिस्कस करते चल रहा हूँ, और इससे ज़्यादा फास्फोरस से कुछ भी नहीं आएगा। आज आप नोट करके लिख लेना, जो पेपर में आपका जब प्रश्न है तो बताना कि सर आपने कहा था कि इससे ओवर नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न इसी के अंदर बनेगा, प्रश्न इसके अंदर। और जब आप अंदर तक पढ़ेंगे, अगर आपको प्रश्न में करा देता तो शायद आपको उतना बेटर नहीं मिलता, और जब आप पूरा उसको डिस्क्राइब करके पढ़ ले रहे हैं तो प्रश्न उसके अंदर से ही अगर बनाया जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दियासलाई में लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइसल्फाइड T4S3 का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीली, दो चीजें होती है, एक तो माचिस की तीली होती है, ये माचिस की तीली हो गई, तो यहाँ पर आपका क्या लगा होता है, यहाँ पर आपका लाल फास्फोरस ही लगा होता है। और दियासलाई की जो पट्टी होती है उसमें रेड कलर की आपने देखा होगा ऐसी लेयर बनी होती है, और उसी में माचिस की तीली को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ये फास्फोरस ट्राइसल्फाइड ये क्या होता है उसमें लगा दिया जाता है। तो फास्फोरस ट्राइसल्फाइड या फास्फोरस से ही हमारी दियासलाई बनाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फास्फोरस, देखिएगा जो फास्फोरस है ब्रॉन्ज के निर्माण में, जो ब्रॉन्ज होता है ब्रॉन्ज के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। और इसमें जो ब्रॉन्ज जो होती है, ब्रॉन्ज मेटल होती है, वहाँ पर क्या होता है फास्फोरस, कॉपर तथा टिन का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज जो होती है, ब्रॉन्ज में क्या किया जाता है, ब्रॉन्ज जो एक धातु होती है उसमें क्या होता है कि ब्रॉन्ज एक मान लिया धातु नहीं, हम उसको क्या कह सकते हैं, एलॉयज है, मिश्र धातु, और उसमें आपका फास्फोरस, कॉपर तथा टिन का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से जो हमारे क्या है फास्फोरस के मुख्य उपयोग है मोस्टली यही पर। अच्छा एक और बात है कि आपने देखा होगा चूहा मार दवा बनती है, तो चूहा मार जो दवा बनती है वो आपकी फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस से बनाई जाती है। लाल फास्फोरस उतना पॉइजनस नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि जो गेहूं में दवा वगैरह पहले लगाई जाती थी, है ना, दवा डाली जाती थी, तो उस तरीके का इसमें हम लोग यूज करते थे। लेकिन मोस्टली जो होता है हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है, चूहा मार दवा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि इससे जो वाष्प निकलती है, तो इनके कारखानों में या ये फास्फोरस को उपयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होते हैं, उनके जबड़े जो होते हैं क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। इतनी ज़्यादा उसकी हार्डनेस वाष्प होती है कि उससे उसके जबड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा इसका उपयोग अग्नि बमों में, जो आग वाले बम होते हैं उसमें भी फास्फोरस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि धूम्रपटों में, मतलब ऐसे कुछ बम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न हो, मतलब स्मोक स्क्रीन्स। अब आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि इस समय एक फैशन चल रहा है कि शादी विवाह कुछ जो बहुत काफ़ी बड़े लोगों के होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक जगह पर धुआं निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। आप टीवी पिक्चर में देखिएगा तो उसमें बड़े बड़े वैसे हांडी टाइप के लगे होते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं, और उसी में डिस्को डांस होता है। तो वो क्या होता है, इसको ये स्मोक स्क्रीन्स, मतलब वहाँ से धुआं क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उसमें भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो फास्फोरस होता है आतशबाजी में, मतलब जो हमारा फास्फोरस होता है इसका आतशबाजी में भी प्रयोग किया जाता है। तो आतशबाजी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आतशबाजी क्या होती है। अब हम लोग ये जो फास्फोरस के इम्पोर्टेंट यूज थे उसको मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पर। किस पर चलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पर। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4। क्या है, H3PO4 है। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, इस ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में आपसे क्या पूछा जा सकता है,
ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है इसमें इसकी क्षारकता कितनी होगी, बेसिसिटी कितनी होगी। तो ये जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होगा इसमें इसकी क्षारकता कितनी होगी है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में क्षारकता, तो प्यारे बच्चों देखिएगा इसकी बेसिसिटी हम लोग कैसे देखेंगे। इसकी बेसिसिटी ज्ञात करने के लिए ये हमारा H3PO4 है, ये क्या है? H3PO4 है। और ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है अगर हम इसको आयनाइज कर दें, जब आयनाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3H+ आयन और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? फास्फेट आयन बनेगा। क्या बनेगा? फास्फेट आयन बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा ये कितने 3H+ आयन मिल रहे हैं। कितने आयन मिल रहे हैं? 3H+ आयन मिल रहे हैं। और 3H+ आयन मिलने पर इसकी जो क्षारकता होगी, इसकी जो क्षारकता होगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी क्षारकता जो होगी वो कितनी होगी? इसकी क्षारकता 3 होगी। अगर मान लीजिएगा कभी कभी क्षारकता नहीं दिया जाता है और प्रश्न यही है आपसे घुमाएगा तो आपसे कहेगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। क्या कहेगा? इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। अब आपसे पूछेगा कि बेसिसिटी कितनी होती है तो बेसिसिटी में वहां पर कह देगा कि इसकी बेसिसिटी 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी कि 4 होगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये ऑर्थोफॉस्फोरिक तो एसिड है, अम्ल है, तो अम्ल की तो एसिडिटी होना चाहिए, इसकी बेसिसिटी कहाँ से? क्वेश्चन ये गलत दिया है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसमें क्वेश्चन गलत दिया है और गलत देने के लिए आंसर आपसे गलत कैसे करवाएगा। एक ऑप्शन जो आपका चौथा होगा वहां पर लिखा होगा नॉन ऑफ द दीज, नॉन ऑफ द दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल आंसर मेरा क्या है? सही है। और आप कहाँ पर जाएंगे? नॉन ऑफ दीज पर जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये होगा कि ऑर्थोफॉस्फोरिक हमारा अम्ल होता है और इसका पूछ रहा है बेसिसिटी। तो देखिएगा आपके दिमाग में एक बात फीड कर लीजिएगा, आज बिल्कुल फीड कर लीजिएगा, भविष्य में सो भी रहे हो तो गलती नहीं होगी। बेसिसिटी अगर पूछी जाए तो समझ लेना H+ आयन की बात कर रहा है, और अगर एसिडिटी पूछी जाए तो समझ लेना OH- आयन की बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मतलब बेसिसिटी का मतलब है कि जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 OH- आयन की आवश्यकता होगी। कितने होगी? 3 OH- आयन की आवश्यकता होगी। तो उसका अपोजिट मतलब होता है कि उसको अगर 3 OH आयन की माइनस आयन की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कितने H+ आयन होगी? 3H+ आयन होगी। तो हमेशा अपोजिट होता, उल्टा सोचना। जब आपसे एसिड के बारे में पूछा जाए होता वही है, होती वही है, चाहे बेसिसिटी आप निकाल लें चाहे एसिडिटी निकाल लें, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने। आप मान लीजिएगा हमने आपसे पूछा कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बेसिसिटी कितनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बेसिसिटी इसकी हो ही नहीं सकती है, एसिडिटी। अब आप कहे सोचेंगे कि इसमें H+ आयन 3 H+ आयन है, तो जितने H+ आयन होते हैं वो उसकी क्या होती? बेसिसिटी। क्योंकि उतने ही H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? OH- आयन चाहिए। जब तक उतने OH- आयन नहीं मिलेंगे वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो उदासीन करने के लिए ये बात आप लोगों को, सब लोगों को कंफर्म हो गई होगी। तो कभी भी आपको किसी भी एसिड की बेसिसिटी पूछी जाए, या आप मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर आपको एसिड की बता दी, अगर इन केस आप मान लीजिएगा हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल ना होता और यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया होता AlOH का होल ट्राइस, अब ये आपका क्या लिखा है? इसका नाम क्या होगा?
बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा? बताओ बेटा क्या नाम होगा, जल्दी से कमेंट करो। एल्युमिनियम ऑक्साइड। अनमोल कुमार आपका आंसर गलत है। सोहिल अंसारी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका सही है। संचित वर्मा का आंसर सही है। ये एल्युमिनियम एसिसाइड ये भी गलत लिख रहे हो। प्रीति सिंह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऋतिक सिंह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आंसर अब सही आना स्टार्ट हुआ है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो मैक्सिमम बच्चे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले गलत दे रहे थे, फिर कुछ बच्चे देख के एक दूसरे का आंसर देने लगते हैं। समर्स, प्रणव चौधरी, शिवम यादव, लगभग सब आप बच्चे सही बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बाइड नहीं होता भाई, ये गलत आप लोग लिख रहे हैं। कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं। देखिए इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एल्युमिनियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? अब देखिए इसके साथ OH लगा है, इसलिए ये क्षार होगा, बेस होगा। क्या होगा? ये बेस होगा। अब देखिए अगर बेस होगा तो आपसे ये पूछ कहेगा कि यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपसे कहेगा कि इसकी एसिडिटी कितनी होती है। क्या पूछेगा? इसकी एसिडिटी कितनी होती है, इसकी अम्लता कितनी है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी हो जाएगी? प्रणव चौधरी सही है। प्रणव चौधरी सही आंसर दे रहे हैं। अनमोल कुमार ने सही दिया। रवि कुमार आपका गलत है। दिशा गुप्ता आपका सही आंसर है। केपी सौरभ, अनुराग, रोहित, संदीप, सौरभ यादव, 7 से कम। शिवम जायसवाल आप बता रहे 7 से कम। हर्ष शर्मा, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया 7 से कम। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिन लोगों ने बता दिया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बताया सबको ठीक है, सबका स्वागत। जिन्होंने बताया उनका भी सही है, और जिन्होंने नहीं बता पा रहे उनको मैं बता रहा हूँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लगभग सभी बच्चे सही बताए हैं। ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आयनाइज करेंगे, तो जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, और 3 OH के ऊपर
ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने OH मिल रहे हैं, 3 OH आयन मिल रहे हैं। तो 3 OH माइनस आयन मिलने के कारण इसकी जो एसिडिटी होगी वो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। ओके, इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। और अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, जो फास्फोरिक अम्ल है, इस ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का संगठन क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है इसका संगठन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, तो इसके जो संगठन होगा वो संगठन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो संगठन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन होता है। ओके, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संगठन क्या होगा, तो इसका संगठन क्या होगा, तो आपको मालूम क्या चला कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो संगठन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर ऑर्थोफॉस्फोरिक कैल्शियम फास्फेट अस्त में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये जो अगर हमें व्यापारिक रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में मुझे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को प्राप्त करना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो व्यापारिक रूप से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को बनाने के लिए कैल्शियम फास्फेट या अस्त, तो उसी को हड्डी की राख भी कहते हैं, बोन एस। कैल्शियम फास्फेट या हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये हमारा कैल्शियम फास्फेट है, ये कैल्शियम फास्फेट है। और इस कैल्शियम फास्फेट पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा देंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की क्रिया जब होगी तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये जो कैल्शियम फास्फेट होता है इसी को हम बोलते हैं, ये होता है C3PO4 का होल 12। ये कैल्शियम फास्फेट है और इसी को जो कैल्शियम फास्फेट होता है इसी को हम बोलते हैं हड्डी की राख। क्या बोलते हैं, हड्डी की राख। ये हड्डी की राख या इसी को हम बोलते हैं बोन एस। बोन एस मतलब हड्डी की राख कहें या बोन एस कहें या अस्त। तो इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि ये क्या हमारा बनता है, यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। ओके, तो कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हड्डी की राख का फार्मूला क्या होगा या बोन एस का फार्मूला क्या होता है। तो चाहे आपका बोन एस का फार्मूला पूछा जाए, चाहे हड्डी की राख का पूछा जाए, चाहे आपका अस्थि का पूछा जाए, सभी का फार्मूला जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट ही होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट ही होता है। ओके, तो अगर कैल्शियम फास्फेट पर अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। अगर आपसे कहा जाए कि जब हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जब हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं,
जब हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है, तो आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। सभी लोग प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, जब हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ओके, क्लियर हो गया सभी को? आप देखिए मैंने यहाँ पर रब कर दिया। अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर लिखा हुआ बोनस, क्या लिखा है? बोनस। अब आपसे हम अगर कहेंगे कि बोनस का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है? बोनस का फार्मूला क्या होता है? C4PO4 का होल ट्राइज। क्या ये होता है? अच्छा, ये नहीं होता है तो आप बताना क्या आपका ये होता है? C3PO4 का होल ट्राइज। ये भी नहीं होता है तो अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर आपका C3PO4 का होल ट्वाइस, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। तो आप ये बताइए C3PO4, क्या ये सही होगा? कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।